हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किल्ली ने अपनी कड़ी मेहनत से 5वें स्तर को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। मास्टर डिलोन की फ्रेड ब्लेड शैली का उपयोग करके और 3 वर्ष की लगन के बाद वह इसमें पारंगत हो गया। इसके साथ ही उसने मेज स्तर के 5वें स्तर में भी महारत हासिल कर ली। इसके परिणामस्वरूप अष्ट अकेडमी के एल्डर ने उसकी शक्तियों का परीक्षण किया, जिसमें उसने सभी एलिमेंट का सामना किया और अंत में फॉर्मेशन को तोड़ दिया। इस प्रकार लिन का अकेडमी की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था और लिन भी यही चाहता था ताकि वह युद्ध क्षमता को असाधारण बना सके। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं, जो कि अपनी एयर पावर का उपयोग करके घने जंगल में पहुंच चुका था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा भी उसके सामने समा जाए। साथ ही बेबी भी अत्यधिक उत्साहित दिख रहा था, लेकिन मास्टर डिलोन उतने ही चिंतित थे। वे रिंग स्पेस से लिन को चेतावनी देने लगे, यह जंगल काफी खतरनाक होगा और वह यहाँ पूरी तरह से अकेला है, इसलिए उसे बेहद सतर्क रहना होगा। उन्हें आशंका थी कि किसी भी क्षण उसे किसी डाकू का सामना करना पड़ सकता है। इस पर लिन ने कहा, दादाजी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी हर एक सीख का पालन करूंगा। और जैसे ही लिन ने एक चट्टान से छलांग लगाई, एक हमलावर सीधे उस पर आक्रमण करने पहुंच गया, मगर लिन तुरंत ही किनारे हटते हुए वहां ग्रेविटी मैजिक का सक्रिय कर देता है, जिसके कारण उस हमलावर पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। लेकिन वह व्यक्ति अकेला नहीं था। जैसे ही लिन ने उसे नियंत्रण में किया, उसका दूसरा साथी लिन पर कूद पड़ा। उसने अपनी ब्लेड की मदद से लिन को घायल करने की कोशिश की, लेकिन लिन पीछे हटते हुए उस पर विंड पावर से हमला करता है, जिसे उस व्यक्ति ने किसी तरह रोक लिया था। और अब लिन उस पर अपने विंड एलिमेंट का उपयोग करने ही वाला था कि तभी उसने एक तीसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ठीक है लिन, यह तुम हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं। और अब वह तुरंत ही लिन के पास चला आता है। खैर, इसका नाम डीजे था और लिन उसे जानता था। साथ ही डीजे अपने साथियों को बताने लगा कि उस पर हमला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो अष्ट अकेडमी के 2 महानतम प्रतिभावानों में से एक है। लिन भरूच का नाम तो सुना ही होगा। यह व्यक्ति अकेले ही 15 साल की उम्र में ही 5वें स्तर प्राप्त कर पाया है। ऐसे कारनामे बहुत कम लोग कर सकते हैं। जिसके बाद वह लिन को अपने साथियों के नाम बताने लगा। इसमें से एक का नाम कावा था और दूसरे का नाम मेट। खैर, ये दोनों काफ़ी शक्तिशाली योद्धा थे। डीजे लिन को बता रहा था कि मैंने इन्हें काफ़ी महंगी कीमत पर किराए पर लिया है और ये दोनों भी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज को खोजने में मेरी मदद करेंगे। ये लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं, तो इन्हें यह इलाका काफ़ी अच्छे से पता है। तभी मेट लिन से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, थोड़ी देर पहले तुम पर हमला किया था और उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ, मगर इतना भी नहीं कि तुम्हें दिल से माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में बस एक ही नियम काम करता है। यहाँ पर जंगल का कानून जो शक्तिशाली होगा वह यहाँ पर जीवित रहेगा। इस वजह से जब भी तुम्हारा किसी अनजान से पाला पड़े तो सबसे पहले तुम ही उस पर प्रहार करोगे। तो बस मेरी एक बात याद रखो, यहाँ पर किसी पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना फिर तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी डीजे लिन से कहने लगा, क्योंकि तुम भी मेरे साथ ही यात्रा करो। अगर हम एक साथ रहेंगे तो किसी की मुसीबत से निपट सकते हैं। खैर, लिन को भी लगा कि उसे इन लोगों के साथ जाना चाहिए, तो वह भी डीजे के साथ निकल पड़ा। मगर तभी लिन को मास्टर डिलोन की आवाज़ आई। वे कह रहे थे
कि एक साथ यात्रा करने जरूरी नहीं है कि तुम सुरक्षित रहोगे। तो लिन भी अपनी मन शक्ति का उपयोग करके उससे गुप्त रूप से बात करने लगा। वह कह रहा था कि डीजे उसका सहपाठी है और यह व्यक्ति कभी बेवजह किसी को परेशान नहीं करता है, तो थोड़ी देर के लिए इसके साथ यात्रा करना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं माउंटेन रेंज में पहुंच जाऊंगा, मैं अपने रास्ते और डीजे के रास्ते। तो इस तरह से सभी लोग मिलकर जंगल में घूमने की ओर निकल पड़े। अब दृश्य बदलकर हमें फंक्स गैलरी दिखाई गई, जो अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ हर रोज़ कला के पारख आते थे और जो उन्हें अच्छी लगे उसे उचित मूल्य पर खरीदकर प्रयास करते थे। और उतने में ही वहाँ एक व्यक्ति पहुँच गए जो कुछ कलाकृतियाँ को देखकर कह रहे थे कि यह तो पूरी तरह से बेकार है। और उतने में ही फंक्स गैलरी की महिला कर्मचारी वहाँ पहुँच जाती है। वह इस वृद्ध व्यक्ति से पूछ रही थी, आपको जरूर से कला में दिलचस्पी होगी, वरना आप कभी इस कला पर कोई टिप्पणी नहीं करते। भले ही आपने इन मूर्तियों को बेकार कहा, लेकिन आप हर रोज़ यहाँ आकर उन्हें निहारते रहते हैं। अगर यह कला वाकई इतनी ज़्यादा खराब है तो फिर आप हर रोज़ आकर इसमें सामने वक्त क्यों बर्बाद करते हैं। जिस पर वह व्यक्ति बताने लगे कि जिस मूर्ति पर मूल्य लिखा हो वह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा काम है रेत के ढेर से सोना खजाना, और इसके लिए तुम्हारे पास एक बारीक नज़र होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इस गैलरी में ना जाने कब से ही देख रहा हूं, मगर आज तक मुझे ऐसी कोई मूर्ति नजर नहीं आई जो दिखने में मुझे पसंद आ जाए। आजकल के कलाकारों के हाथ में वह बात नहीं है जो कि पुराने ज़माने के कलाकारों के पास थी, और इस वजह से तो पुराना सोना है, कहावत मशहूर है। और उतने में ही नज़र लिन द्वारा बनाई मूर्ति पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि इस कला में एक ड्रैगन को उकेरा गया है जो अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। वे बताने लगे कि इस ड्रैगन को बनाते हुए गोल छेनी का इस्तेमाल किया गया है और उसी से इस ड्रैगन के सल्कों को आकार दिया है, और इसके निचले हिस्से को किसी अलग ब्लेड का उपयोग करके तराशा जाना चाहिए था। मगर जिसने भी इस कला को बनाया है उसने एक ही फ्लैट ब्लेड का इस्तेमाल किया है। अगर काफ़ी सावधानी से ब्लेड का इस्तेमाल भी करे तो भी इतनी उत्तम और चिकनी रेखाएं बना सकता है। मगर इस कला में तो हर एक रेखा काफ़ी ज़्यादा चिकनी और स्वाभाविक नज़र आ रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कलाकार बस एक ब्लेड के साथ इतनी गजब की मूर्ति तो कैसे बना सकता है। मूल रूप से मूर्ति कला के ढेर सारे औजार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक ही ब्लेड का इस्तेमाल किया है। और अंततः गैलरी में एक ऐसी कला आई जिसे मैं असाधारण कह सकता हूँ। यह कला शांत है, स्वाभाविक है, और इतने वर्ष के अंत में आँखों को वह सोना नज़र आया जिसकी मुझे तलाश थी। और अब ऊपर गैलरी के उस महिला कर्मचारी ने यह कहने लगी, मैं इस 3 कलाकृतियों को खरीदना चाहता हूँ। इसमें से हर एक टुकड़े के लिए मेरा प्रस्ताव है 100 स्प्रेड मुद्राएं। अब यह सुनते ही वह महिला कर्मचारी फटाफट से अपनी प्रक्रिया करना शुरू कर चुकी थी। वह 3 मूर्तियों का व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन उतने में ही वह वृद्ध व्यक्ति उससे पूछने लगा, बताओ इन 3 मूर्तियों की नीलामी की अवधि कब समाप्त होने वाली है। जिस पर महिला कर्मचारी जवाब देती है कि 2 हफ्तों के बाद उन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। जो मास्टर कहने लगे कि फ़िलहाल मैं इन्हें खरीदूंगा। अब यह दृश्य यहीं पर कट होकर हमें दोबारा जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन डीजे से पूछने लगा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माउंटेन रेंज कहाँ से कितनी दूर होगी। जिस पर डीजे ने कहा कि 7 से 8 घंटे के बाद हम उस माउंटेन रेंज में पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि
5वें स्तर में महारत हासिल करने के बाद तुम इतनी जल्दी मैनेज बीस्ट माउंटेन में जाना क्यों चाहते हो? तुम्हें तो पता ही होगा कि वह जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और हमारे एस्ट एकेडमी के ना जाने कितने ही लोग वहाँ मारे गए हैं। जिस पर लिन बताने लगा कि मेरे भाई, एकेडमी में अभ्यास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर तुम चाहे कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम अपनी युद्ध क्षमता को कभी भी सुधार नहीं पाओगे। तुम्हें अपनी युद्ध क्षमता को कौशल और अगले स्तर पर ले जाना है तो तुम्हारे पास वास्तविक युद्ध का अनुभव होना चाहिए, और ऐसा अवसर माउंटेन रेंज में ही जरूर मिलेगा। वहाँ के राक्षसी जीवों के साथ मुकाबला करके हम युद्ध शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और मेरे ख्याल से तुम भी इसी कारण से यहाँ आए होंगे। जिस पर डीजे जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं भी अपनी युद्ध कौशल को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आने का मेरा वह मकसद तो बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे वाकई वास्तविक लड़ाई करनी होती तो भला ही मैं इन दोनों को अपने साथ क्यों लाता। दरअसल मैं यहाँ पर परीक्षण के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहता हूँ, और वही माउंटेन रेंज में जाने का मेरा असली मकसद है। तुमने मैजिकल बीस्ट के कोर के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल उन्हें ऊर्जा क्रिस्टल इस नाम से भी जाना जाता है, और वे मैजिकल बीस्ट के अंदर पाए जाते हैं। जिस पर लिन बता रहा था कि हाँ, मैंने ऊर्जा क्रिस्टल के बारे में सुना है, लेकिन 5वीं रैंक तक जितने भी बीस्ट थे उनकी कोर ज़्यादा दाम में बेचा नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर मास्टर डिलॉन भी लिन को बता रहे थे कि 6ठी रैंक वाले कोर भी कुछ खास पैसे नहीं देते। अगर तुम किसी छोटी रैंक वाले राक्षसी जीव को ख़त्म करके उसकी कोर को बेचो तो ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं नहीं कमा पाओगे, इसके ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अपनी पत्थर की मूर्तियां बेचकर कमा सकते हो। और उतने में ही डीजे लिन को बताने लगा, अगर कोई 6ठी रैंक का बीस्ट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उसे मारकर उसकी कोर को बेचा जाए तो हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं। और मेरे भाई, यह पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है। हम चारों मिलकर ढेर सारे 6ठी रैंक वाले बीस्ट को मार सकते हैं, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि 7वीं रैंक वाला बीस्ट मिल जाए। हम कुल 4 लोग हैं तो बड़ी आसानी से मार देंगे, और फिर ऊर्जा क्रिस्टल का 10,000 सोने के सिक्के हमें मिल जाएंगे। खैर, डीजे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। माउंटेन रेंज में जाने से पहले ही उसने ढेर सारे पैसों के सपने देखना शुरू कर दिए, और उसके लालच को देखकर बेबी की आंखों के सामने भी स्वर्ण मुद्राएं घूमने लगीं। वास्तव में अब बेबी भी ढेर सारे पैसा कमाना चाहता था, और उतने में ही मेड बताने लगा, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो ढेर सारे शक्तिशाली राक्षस जीव को चुनौती देनी होगी। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपने साथ भरोसेमंद लोगों को लाता। आखिरकार चाहे वह परीक्षण में हो या पैसा हो, उसके लिए अपनी जान गंवाना तो बेवकूफ़ी होगी। दरअसल यहाँ पर वह बताना चाहता था कि लिन एकदम कमज़ोर है, और जब भी बीस्ट का शिकार करने का मौका आए तो ये लिन पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही एक साथ वह डीजे से कहने लगे, बॉस, अगर 6ठी रैंक का बीस्ट हमारे सामने आया तो उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर वह बीस्ट 7वीं रैंक का निकला तो मैं सीधा यहाँ से भागने वाला हूँ। उसके लिए कृपया मुझे दोष मत देना। भले ही तुमने मुझे किराए पर लिया हो, लेकिन पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। अब उन दोनों की बात सुनकर डीजे थोड़ा परेशान हो गया, जिसके बाद उसने लिन से कहने लगा, जंगल में हमारे साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सपने देखना बंद करना होगा। जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी में इच्छा रखना बंद कर दोगे, उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बेरंग हो जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी यात्रा काफ़ी अद्भुत होगी। ज़रा एक बार सोच कर देखो कि 7वीं रैंक का भयानक बीस्ट तुम्हारे सामने आ गया। उसके पंख इतने ज़्यादा विशाल हैं कि पूरा आसमान उसके नीचे ढक जाए, और उसकी पूंछ भी
इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पूरी सेना को ही मिटा दे। उसकी गर्जना भी इतनी ज्यादा भयानक हो कि पृथ्वी और स्वर्ग को हिला कर रख दे। और फिर मैं डीजे अपनी शक्ति के बल से उस बीस्ट को मार दूंगा। यह मेरा सबसे बड़ा सपना है। वहीं पर लिन भी बड़े ही मजे के साथ उसकी बातें सुन रहा था। वह इतना तो समझ गया था कि डीजे काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। और उतने में एक तीर बड़े ही तेजी से लिन के पास से गुजर गया। तो लिन ने फटाफट अपने सभी दोस्तों को सावधान रहने को लिए बता दिया, लेकिन तब तक वह तीर डीजे के गले को काटते हुए आर पार हो चुका था। अब यह देख लिन फटाफट से जाकर उसे संभालने लगा, मगर तब तक वह वहां पर तीर की बौछार होने लगी। तो लिन फटाफट से डीजे को उठाकर सीधे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। साथ ही यहाँ पर मास्टर डिलॉन भी आवाज आने लगी। वे कह रहे थे कि बेवजह का जोखिम मत उठाओ। जरा देखो, डीजे ने जिन लोगों को किराए पर लिया था उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, और अब तो डीजे को संभालने का भी कोई फायदा नहीं। यह बच्चा पहले ही मर चुका है। खैर, यह सब सुनकर लिन को डीजे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि कुछ लम्हों पहले ही यह व्यक्ति अपने सपनों को लिन के साथ साझा कर रहा था, और अगले ही पल उसकी लाश लिन के हाथ में है। और उतने में ही लिन को किसी की आवाज आने लगी। वह व्यक्ति कह रहा था कि तुम्हारे पास जितने भी बहुमूल्य खजाने और पैसे हैं वह हमारे हवाले करो, और उसके बदले में तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही लिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारे लोग पहुँच चुके थे। साथ ही मास्टर डिलॉन उससे पूछने लगे कि जिस तीर ने डीजे को मारा था, क्या तुमने उस तीर को देखा? जिस पर लिन ने कहा कि हाँ, मुझे वह काफ़ी असामान्य तीर लगा। उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि मानो कोई जादुई उस पर लगा हुआ हो। इससे तो बस एक ही बात साबित होती है कि हमारा दुश्मन भी हमारे जैसा ही जादूगर है, मगर उसने बस कुछ पैसों के लिए एक मासूम की जान ले ली। इधर उन हत्यारों का समूह आगे बढ़ते हुए इन पर तीरों की बौछार कर रहा था, जो देखकर मास्टर डिलॉन बता रहे थे कि यह बस साधारण तीरंदाज हैं। इनके तीरों से डीजे की मौत नहीं हुई, बल्कि उस पर तो एक विंड एलिमेंट का मैजिक ने हमला किया था। और उसके तीर की गति देखकर मैं यह बता सकता हूँ कि वह व्यक्ति 5वें स्तर का जादूगर होगा। भले ही तुम भी 5वें स्तर के ही कल्टीवेटर हो, लेकिन तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उस व्यक्ति के पास ढेर सारा युद्ध का अनुभव होगा, और तुम अभी भी नए हो, और इस वजह से तुम्हें मैं एक सलाह दूंगा, जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। अगर तुमने और देर कर दी तो फिर यहाँ से भागने का मौका नहीं मिलने वाला। तो अब लिन भी मैट और कावा को इशारा करने लगा। उन्होंने बस इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकलना था, और उतने में ही उन्हें दोबारा से उसी हत्यारे की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वह चुपचाप से मेरे हवाले कर दो, इसके बाद बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर लिन के पास कोई कलाकृति नहीं थी। जो भी वह उसे पेश करे, और साथ में ही पूरा यकीन कि खजाना को लेने के बाद यह व्यक्ति उन्हें मार देगा। और उतने में ही लिन ने कावा को इशारा कर दिया कि फटाफट से जाकर इन हत्यारों पर हमला करना शुरू कर देता है। ये मामूली से तीरंदाज थे जो कावा के हाथों काफ़ी आसानी से मारे जाने लगे। साथ ही लिन भी अब युद्ध के मैदान में उतर चुका था। उसने आते ही अर्थ के लेंस का उपयोग करते हुए उन हत्यारों पर हमला करना शुरू कर दिए, जिसकी चपेट में आकर कुछ हत्यारे मारे जाते हैं। अब यह सब देखकर जो जिंदा बचे थे उन्हें भी डर लगने लगता है, इसीलिए उन्होंने घबराकर तीरों चलाना बंद कर दिया था। मगर उसी वक्त कावा के सीधे उन पर छलांग लगा दी। उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक बार में 2-4 लोगों को निपटा दिया।
और यह देखते ही हत्यारों का नेता भी थोड़ा सा प्रभावित हो गया, मगर अब कावा को रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका था। तो उसने फटाफट से अपने उच्च गति वाले तीर को छोड़ दिया। तो लिन ने फटाफट के बारे में बता दिया और उसी की मदद से कावा ने उस हमले को चकमा दे दिया था। उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस उच्च वाले तीर को हवा में उछाल दिया था, मगर उतने में ही वह तीर दोबारा से आकर सीधे उसके सीने के आर पार घुस चुका था। और इसी तरह से लिन का एक और साथी काफी कुरुस्त में मारा गया। लिन और मैट तो यह सब देखते ही काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उस हत्यारे के हमले से बचने के लिए तुरंत ही एक पेड़ के पास जाकर ढाल ले लिया। लिन बता रहा था कि इस व्यक्ति ने विंड एलिमेंट की सहायता से मंत्र का इस्तेमाल किया है। इसे हमारे जादूगरों की भाषा में उच्च गति और सटीकता भी कहा जाता है। और उतने में ही मास्टर डिलॉन की आवाज़ आने लगी। वे कह रहे थे कि बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस व्यक्ति और तुम्हारे युद्ध कौशल में जमीन आसमान का फर्क है। अब चाहे तुम छुपो या भागो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर, यहाँ पर लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज़ से पता चल रहा था कि वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वे खुद एक आत्मा का हल्का सा अंश थे, जिसके कारण वे लिन की मदद नहीं कर पाएंगे। तो लिन को भी खुद को बचाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उतने में ही दोबारा से हत्यारे की आवाज़ आने लगी। वह कह रहा था कि तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मुझे जो खजाना चाहिए थे वह भी तुम्हारी मृत्यु देह से हासिल करूंगा। और अब यह दृश्य यहीं पर कट होकर हमें दोबारा से पुरुष गैलरी का नज़ारा दिखाया गया, जहाँ पर वह व्यक्ति अगले ही दिन दोबारा से गैलरी में पहुँच चुके थे और सीधे लिन द्वारा बनाई गई मूर्तियों के सामने आ गए थे। और उन्हें देखा कि मूर्तियाँ अब मूल्य टैग लगाया है। खैर, इस वृद्ध व्यक्ति का नाम जूनो था। बताया बात करने के लिए उनका एक पुराना दोस्त वहां पहुंच चुका था। वह कह रहा था कि काउंट जूनो, ऐसा लगता है कि हम दोनों के दिमाग एक ही चीज पर अटक गए हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे यह कला काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जिस पर जूनो हंसते हुए कहने लगा कि अरे नहीं, मुझे तो ये कला जरा भी पसंद नहीं आई। मैं तो इसे ही पर गैलरी को दिखाने आया था। और उतने में ही नज़र पड़ गई कि इन तीन मूर्तियों पर, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो अगर तुम इन्हें खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखो, इन मूर्तियों में ना कोई शैली है और ना ही कोई आकर्षण। इन्हें तो बड़ी ही बेकार सी तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर वास्तव कला की बात की जाए तो जरा उस मूर्ति को देखो। वह मूर्ति काफ़ी ज़्यादा सहायक और प्रभावशाली लग रही है। जिसने भी उस मूर्ति को बनाया वह जरूर से एक कोई मास्टर होगा। और ऐसे ही अनूठी मूर्तियां कला संग्राहकों की पसंद आती हैं। जिस पर वह व्यक्ति कहने लगा, वरिष्ठ जूनो, अगर कला की बात की जाए तो मुझ में काफ़ी आपकी जितनी समझ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए तो मैं उसे खरीद लेता हूँ। फिर मैं उसमें ना ही कोई तकनीक ढूंढता हूँ और ना ही कोई आकर्षण। और इस वजह से मैंने इस 3 मूर्तियों को खरीदने का मन बना लिया है। मैं हर मूर्ति के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही मास्टर जूनो को बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन फर्क गैलरी की महिला कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। दरअसल इस दूसरे व्यक्ति का नाम डेमो था और यह वृद्ध जूनो का दोस्त होने के साथ साथ उनका प्रतिद्वंदी भी था। अब मास्टर जूनो तुरंत ही उसे भाई भाई कहकर पुकारने लगे। वे कहते हैं कि
तुमने बेवजह इन मूर्ति पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं का दावा लगाया। इस पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च किए जाए, यह मूर्ति बिल्कुल भी उतनी खास नहीं है। क्यों ना तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं में कोई और मूर्तियां खरीद लो। वैसे भी इस गैलरी में एक से बढ़कर एक मूर्तियां मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से तुमने उनमें से किसी बेहतर मूर्ति पर अपने पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन डोमो तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनते। वे फर्क गैलरी के कर्मचारी से कह रहे थे कि चलो जल्दी से नीलामी का अनुबंध साइन करवा लो। तो उस पर महिला कर्मचारी ने फटाफट से अनुबंध उसके सामने पेश किया। वह कह रही थी कि वरिष्ठ, कृपया आप इसे अच्छे से पढ़कर साइन कर दीजिए। खैर, यह सब देखकर ही मास्टर जूनो का चेहरा उतर गया। दरअसल वे खुद इस कला को खरीदना चाहते थे, लेकिन मास्टर डेमो ने यहाँ आकर उनके योजना को चौपट कर दिया। यहाँ पर मास्टर डेनो का उस अनुबंध को साइन करने ही वाले थे कि उतने में ही जूनो चिल्लाते हुए कहने लगे कि नहीं, तुम इन अनुबंध को साइन नहीं करोगे। खैर, यहाँ पर वे इतनी जोर से चिल्लाए थे कि गैलरी में मौजूद हर व्यक्ति उनकी बातें सुनने लगा। वे कह रहे थे कि डेमो, क्यों ना हम लोग इस मूर्ति पर बोली लगाएं। जो भी सबसे ज़्यादा कीमत देगा, यह मूर्ति उसी की होगी। फिर उन्होंने हर एक मूर्ति पर 1010 स्वर्ण मुद्राएं की बोली लगा दी। यानी कि असल में उन्होंने बस 10 स्वर्ण मुद्राएं इजाफा किया था, लेकिन उतने में ही डेमो ने सीधे 12 स्वर्ण मुद्राएं लगा दी। जो सुनते ही जूनो कहने लगे कि चलो, मैं स्वीकार करता हूँ कि इन मूर्तियों में कुछ तो खास है, इसीलिए असाधारण गुणवत्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मैं कृपया मुझे इन मूर्तियों को खरीदने दो। अगर तुम साइड में हट जाओ तो मैं कोई बेहतर सा मूर्ति ढूंढ के खुद तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन कृपया इन 3 मूर्तियों को बख्श दो। वास्तव में मैं आज भी पूरी गैलरी तुम्हारे देखने के लिए इंतज़ार हूँ। हम हर एक मूर्ति को सावधानी से देखेंगे और जो भी सबसे अच्छी होगी उसे तुम खरीद लेना। लेकिन डेमो ने तो अपनी बोली को और बढ़ा दिया। उन्होंने अब 1300 स्वर्ण मुद्राएं हर एक मूर्ति पर लगा दी। अब यह सुनते ही वृद्ध जूनो का मिजाज बिगड़ गया और वे उससे कहने लगे कि डेमो, तुम मेरे साथी हो, ऐसा नहीं कर सकते। पूरे 1 हफ्ते से मेरी इन 3 मूर्तियों पर नज़र है। भले ही ये मूर्तियाँ किसी कलाकार ने नहीं बनाई, लेकिन इसे बनाने वाला जरूर से कोई सच्चा मास्टर होगा। मैं तो सिर्फ इन मूर्तियों के लिए हर रोज़ गैलरी में देखने आ रहा हूँ, ताकि इस बात पर नज़र रख सकूँ कि कोई भी इन्हें ना खरीदे। फ़िलहाल मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए मैं इन्हें खरीद नहीं पाया, लेकिन मैंने दूसरों को भी खरीदने नहीं दिया। आज तुम यहाँ आकर सीधे उन पर कब्जा कर रहे हो। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। खैर, यहाँ मास्टर जूनो लग रहा था कि चलो, मेरी इतनी सारी नौटंकी करने के बाद तो इस पत्थर दिल का दिल पिघल गया। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वास्तव में डेमो ने तो और भी बड़ी बोली लगा दी। दरअसल मास्टर जूनो का प्लान था कि 1 हफ्ता इन मूर्तियों को यहीं पर रोका जाए और फिर वे काफ़ी सस्ते में इन्हें खरीद सकते हैं। लेकिन अब मास्टर जूनो का दावा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और उनकी चिल्ला पुकार सुनते ही फर्क गैलरी के मास्टर भी वहां पहुंच गए। तब मास्टर जूनो ने हर एक मूर्ति की कीमत 1500 स्वर्ण मुद्राएं लगा दी। डेमो से कहते हैं कि अगर तुम इसमें से एक भी रुपया भी बढ़ाया तो फिर यह मूर्ति तुम्हें खरीदनी होगी। यह सुनकर डेमो ने कहने लगे कि मेरे बड़े भाई, मैं जानता हूँ कि ये मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद आई, तो भला मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता हूँ जो तुमसे इन मूर्तियों को छीन लूँ। बेशक
तुम इन्हें खरीद सकते हो, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊँगा। साथ ही साथ वे वृद्ध जूनों को बधाई देते हुए कहने लगे कि अब तुम इन मूर्तियों के 4500 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ेंगे। सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि आपने इतनी महंगी मूर्तियाँ खरीद लिए। अब यहाँ पर डेमो ने बस आग में घी डालने का काम किया था। वह तो बस जानबूझकर बोली बढ़ाते गए ताकि जूनों का नुकसान हो जाए, और उनकी इसी हरकत को देखकर मास्टर जूनो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो जूनो 3 मूर्तियाँ उन्हें 300 में मिलने वाली थी, अब उन्हें 4500 में खरीदनी पड़ेंगी। मगर जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति को देखा, उनका सारा गुस्सा उतर गया। इधर फॉक्स गैलरी के मास्टर और उस महिला कर्मचारी ने पूछ रहे थे कि बताओ इस कला को किसने बनाया था। तो महिला कर्मचारी कहती है कि इसे पीछे कोई मास्टर नहीं बल्कि अष्ट अकेडमी का एक शिष्य है। उसे लिली ने बरुच के नाम से जाना जाता है, इसलिए फॉक्स गैलरी का मास्टर तुरंत ही अष्ट अकेडमी के एल्डर से मिलने पहुंच गया। वह मास्टर को बताने लगा कि लिल के 3 मूर्तियों को हमारी फॉक्स गैलरी के हवाले किया था। जो ताज्जुब की बात तो यह है कि वह मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी बेची गईं। आज तक साधारण गैलरी की कला उतनी महंगी नहीं बिकी थी कि अगर हमारे महाद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 मास्टर होंगे, लेकिन उनमें से 5 या 6 ही ऐसे हैं जो कि अद्भुत मूर्तियाँ बना सकते हैं। और इसी वजह से मैं आप सभी एल्डर को बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक प्रतिभाशाली मास्टर को जन्म दिया है। लिल्ले बरुच बकाई एक सच्ची प्रतिभा तो पुरस्कार के तौर आपने एक शक्तिशाली मास्टर को जन्म दिया है। लिली बरुच बकाई एक सच्ची प्रतिभा है। तो पुरस्कार के तौर पर हम गैलरी के एक सिल्वर मैजिक क्रिस्टल कार्ड देना चाहती हैं। आज के बाद लिन को जो मूर्ति बनाए उसे मास्टर हॉल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उसके लिए एक प्रदर्शनी स्थल हमेशा खाली रह जाएगी। अब यह सुनकर ही सभी मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। वास्तव में लियान ने भी यह सारी बातें सुन ली थीं। एक साथ ही फॉक्स गैलरी का मास्टर कहने लगा कि मैं इस लिली से मिलना चाहता हूँ, जिस पर एल्डर कहने लगे कि आप लिली से नहीं मिल सकते क्योंकि वह फ़िलहाल में अकेडमी में मौजूद नहीं है। और अब ये दृश्य यहीं पर कट होकर हम लिली को देख पाते हैं, जो कि समझ चुका था कि अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसे कुछ भी करके इस व्यक्ति का मुकाबला करना होगा। साथ ही मास्टर डिलॉन कह रहे थे कि अभी तक हमें बस उस व्यक्ति की आवाज़ आई है, वह खुद होकर सामने बिल्कुल नहीं आ रहा। तो लिन ने अपनी विंड एलिमेंट की पावर का उपयोग करते हुए उस पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर दिया। और उतने में लिन को वह व्यक्ति नजर आता है तो उसने फटाफट से अपनी विंड ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसका हमला चूक चुका था। बदले में वह व्यक्ति भी उस पर अपने तीरों से हमला करने लगा और उतने में पवन सैरस का इस्तेमाल करते हुए अंत में लिन ने उस व्यक्ति